हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने हिस्ट्री के वेरी फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। सो बच्चों, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो इंडिया है बच्चों, उसने विटनेस किया है बहुत ही बड़े एम्पायर्स को एंड किंगडम्स को। जो मिडिवल पीरियड है इन द हिस्ट्री, इट बिगिन विद द मुस्लिम इन्वेजन। तो बच्चों, मिडिवल पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? जब इन्वेजन हुआ था मुस्लिम्स का एंड जितने भी हमारे तुर्किश कॉन्क्वेस्ट थे अंडर दी महमूद ऑफ गजनी, महमूद गोरी, एंड ये जो इन्वेजन्स थे दे गेव अवे टू मेनी फेमस डायनेस्टीज। तो बच्चों, ये जो इन्वेजन्स थे उनकी वजह से हमें बहुत सारे फेमस डायनेस्टीज भी देखने को मिले हैं जिन्होंने रूल किया था इंडिया पे, such as the Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq, Sayyid, Lodi dynasty and finally the Mughals। ये सारी डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है। इन द 16th century जो बाबर है, बाबर सेट टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ जंगीज खान। तो बच्चों, बाबर कौन था? बाबर डिसेंडेंट था जंगीज खान का, एज वेल एज तैमूर द लेम विच इन्वेडेड इंडिया। तो इन्होंने क्या किया था? इन्वेड किया था हमारे इंडिया में। Fed up with the continuous battle with the Kabul, he was lured to India by the दौलत खान लोधी। तो बच्चों, वो फेड अप हो चुका था जो भी कॉन्टिन्यूस बैटल हो रहा था काबुल में। तो बच्चों, वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ा एंड इसको लेके कौन आया? दौलत खान लोधी, अ disgruntled of Ibrahim Lodi। Now crossing the Khyber Pass, जाहिर-उद-दीन मोहम्मद बाबर उसने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। उसके बाद ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट मुगल एम्पायर विच लास्टेड फॉर 200 ईयर्स। तो बच्चों, 200 साल के लिए उसका जो मुगल एम्पायर है वो लास्ट किया एंड रोज टू इट्स जेंथ ड्यूरिंग द राइन्स ऑफ अकबर, जहांगीर एंड द शाहजहां। नाउ कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। सो बच्चों, जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट हुआ डिक्लाइन होना ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ औरंगजेब राइन। नाउ हिज प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम द कैपिटल वाज द मेजर रीजन। तो बच्चों, मेजर रीजन क्या था डिक्लाइन होने का मुगल एम्पायर? क्योंकि जो औरंगजेब था वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए एब्सेंट था अपने कैपिटल से and for the disintegration of the Mughal political structure. Now, while he was busy capturing the जगरीस ऑफ दक्कन, तो बच्चों वो बहुत ज्यादा बिजी था किसको? दक्कन को कैप्चर करने के लिए। हिज जागीरदार्स इन द नॉर्थ वर अनेबल टू कलेक्ट द ड्यूज फ्रॉम देयर विलेजेस। और जो भी उसके जागीरदार थे बच्चों नॉर्थ में, वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे किसको? ड्यूज को फ्रॉम द विलेजेस। मैनी औरंगजेब ऑर्डर्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड। जो भी औरंगजेब के ऑर्डर हुआ करते थे उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था इन हिज एब्सेंस, क्योंकि जो नोबल्स थे वो ओवरलुक करते थे उसको। नाउ जो लोकल नोबल्स होते थे ऑफ द रीजन्स हु एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द 17th सेंचुरी, दे फेल्ट इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट, जिसकी वजह से जितने भी क्या थे बच्चों नोबल्स थे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जा रहे थे एंड खुद के पैरों पे वो खड़े हो रहे थे। द अबंडेंट कमीशनिंग ऑफ मनसा बदार मेड देम वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। इन द बिगनिंग हमें क्या देखने को मिला? औरंगजेब ने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को एंड मोरल रिफॉर्म्स को। सब्सिक्वेंटली उसने एनफोर्स भी किया बहुत सारे रिलीजियस लॉज को एंड सप्रेस भी किया बहुत सारे इल प्रैक्टिसेस को। ओवरऑल वन कैन कंक्लूड दैट कि जो उसकी पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा ग्रेजुअल डिपार्चर हमें देखने को मिला फ्रॉम अकबर्स पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस। नाउ दिस रिजल्ट इन द रिवॉल्ट्स ऑफ जाट, जिसकी वजह से हमें रिवॉल्ट देखने को मिला जाट का, उसके अलावा सतनामीज का, सिख का एंड राजपूत का। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, कि उस टाइम पे इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी हुआ करती थी। सो बच्चों, द मुगल एम्पायर फेमस फॉर यूनाइटिंग द एंटायर कंट्री बाय मींस ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशंस। तो बच्चों, जो मुगल एम्पायर है उसने क्या किया था? उसने पूरे कंट्री को यूनाइट करके रखा हुआ था अपने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन से एंड वो अपनी पीक पे भी गया ड्यूरिंग द एरा ऑफ ग्रेट मुगल्स। नाउ उसके बाद वो डिक्लाइन हुआ 1707 में विद औरंगजेब डेथ, मतलब कि जब औरंगजेब की
डेथ हुई, उसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। द फर्स्ट 6 मुगल एम्पायर्स उन्होंने रूल किया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, जबकि वेयर एज 58 ईयर्स फॉलोइंग औरंगजेब डेथ उसने विटनेस किया 8 एम्पायर्स को, 4 ऑफ whom who were murdered and 1 disposed, जिसमें से 4 को मर्डर कर दिया गया और 1 को डिस्पोज किया गया। राइट नाउ द chaotic situation had a disastrous effect on the मुगल एम्पायर। जो एक chaotic situation अराइज हो चुकी थी उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिजास्टर इफेक्ट देखने को मिले मुगल एम्पायर में, एंड जो न्यू रूलर्स थे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को लॉस्ट कर दिया, एंड देयर वर मेनी रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हमें बहुत सारे रिवॉल्ट भी देखने को मिले। द कंट्री सून ब्रोक अप इनटू स्मॉल स्टेट, और धीरे धीरे जो कंट्री थी वो टूटने लग गई, वो ब्रेकअप होने लग गई स्मॉल स्टेट्स में जिनको रूल किया करते थे नवाब्स, एंड उसके अलावा हमें फ्यूडल ओवरलोड भी देखने को मिला who had risen to prominence in the vacuum which is left by the crumbling imperial edifice. Now the successor of Aurangzeb known as the later Mughals, तो बच्चों जो भी सक्सेसर थे किसके बच्चों औरंगजेब के, उसको हम लेटर मुगल्स के नाम से भी जानते हैं। They were mere puppets in the hands of nobles, और वो कैसे थे बच्चों, एक पपेट की तरह थे जो कि नोबल्स जैसा चाहते थे वो वैसा ही करते थे, एंड ये जो नोबल्स थे वो अलाइन करके रखते थे खुद को इन मेनी फैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेपरेट ओरिजिन्स। नाउ द रिजल्ट ऑफ सच factions being formed was that each group with each other for supremacy while consolidating its own power. Gradually बहुत सारे several provinces हमें देखने को मिले जो कि succeed हुए from the empire, जैसे कि चिन खिलीज खान उसने फाउंड किया द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द दक्कन इन 1724, in the east the governor मुर्शिद बंगाल and उड़ीसा, and in the center of the empire the governor of अवध and पंजाब, वो भी बच्चों प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बनते चले गए। मीनवाइल जो मराठास हैं उन्होंने भी अपना नॉर्थ वर्ड की तरफ एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने कैप्चर कर लिया था मलवा को, गुजरात को एंड बुंदेलखंड को। देन कमिंग टू इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, कि नादिर शाह ने कैसे इन्वेड किया था। सो बच्चों जो नादिर शाह है उसका ओरिजिनल नाम था नादिर क्विली, एंड इन 1736 after the death of the last Persian Sultan Nadir become the ruler of Persia। तो बच्चों जैसे ही पर्शियन रूलर का क्या हुआ, डेथ हुआ, उसके बाद जो नादिर है वो क्या बन गया बच्चों, वो रूलर बन चुका था पर्शिया का, एंड उसने अज्यूम किया टाइटल ऑफ शाह टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी। उसने कॉन्क्यूर किया कंधार को बिफोर शिफ्टिंग हिज अटेंशन टू इंडिया, तो मतलब इंडिया में आने से पहले या फिर इंडिया पे अटेंशन देने से पहले उसने कंधार को कॉन्क्यूर कर लिया था। उसने डिफीट भी किया बहुत सारे मुगल आर्मी को इन Battle of Karnal in February 1739. Muhammad Shah was taken to prison and Delhi came under the control of Nadir Shah, और महमूद शाह को बच्चों प्रिजन तक लेके चले गए थे और जो पूरा दिल्ली था वो नादिर शाह के कंट्रोल में आ चुका था। उसने प्लंडर कर दिया दिल्ली के इनॉर्मस वेल्थ को। द पर्शियन ट्रूप्स लेफ्ट दिल्ली इन मई 1739, और जो भी पर्शियन ट्रूप्स थे उन्होंने दिल्ली को छोड़ा 1739 में, एंड जितना भी वर्थ था वो सारी चीजें अपने साथ लेके चले गए, और जो वर्थ थी दैट इज ₹70 करोड़, एंड द फैबुलस जो कोहिनूर डायमंड था एंड प्राइसलेस पिकॉक थ्रोन था, ये सारी चीजें वो लेके चले गए। Now which thereafter served as a symbol of Persian might. Now this left the empire open to the threat of invasion, जिसकी वजह से क्या हो गया था बच्चों, जो एम्पायर हो गया था वो एक थ्रेट बन चुका था इन्वेजन्स के लिए फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। इन द मीन टाइम जो मराठास थे वो भी इमर्ज हो रहे थे बहुत ही प्रोमिनेंटली इन द पावर इन द कंट्री, मतलब कि जो मराठास थे उनकी पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही थी उस टाइम पे। फिर आता है द लेटर मुगल्स, तो बच्चों लेटर मुगल्स के कौन कौन से नाम है, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, अलमागीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड, ये सारे आपके लेटर मुगल्स हैं। देन कमिंग टू एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर, अब हम देखने वाले हैं कि कैसे मराठा का जो पावर था वो एक्सपैंड भी हुआ और कैसे हमें उसमें डिक्लाइन भी देखने को मिला। तो बच्चों जो छत्रपति शिवाजी हैं दैट इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर अंडर हिज लीडरशिप। तो छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था बच्चों, उन्होंने मराठा एम्पायर को बनाया था, एंड the Marathas craved out their kingdom in 1646, और मराठास ने अपने ही किंगडम को क्या कर दिया था, जो क्रेव कर दिया था, बना दिया था इन 1646। सो बिफोर दैट जो मराठा के चीफियंस थे वो बच्चों सर्विस में थे इन दी
Bijapur Sultan in the Western Deccan and Aurangzeb. Aurangzeb, the last great conquerors of the Mughal period, उसने डिफीट किया था मराठास को एंड उसने क्या किया था, जितने भी मराठास की टेरिटरीज थी उनको एनेक्सेट भी किया था. By 1673, Shivaji had controlled the most of the Western Maratha. तो बच्चों 1673 तक आते आते जो शिवाजी थे उन्होंने वेस्टर्न महाराष्ट्र पे कवर कर लिया था. इन 1674 उन्होंने अज्यूम किया टाइटल ऑफ छत्रपति and he died in 1680, but not before establishing a vast Maratha empire. उसके अलावा उन्होंने डेवलप भी किया था बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को एंड पावरफुल आर्मी को, जिसको जाना जाता है उनकी यूनिक ब्रांड ऑफ स्ट्राइक एंड रिट्रीट वॉरफेयर के लिए, विच वी टुडे कॉल guerrilla warfare. और आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, विच वी टुडे कॉल एट guerrilla warfare. However, अगर हम देखें शिवाजी के डेथ के बाद जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हमें ढेर सारी चीजें भी देखने को मिली, जैसे कि however the Shivaji's death, family conflict and lack of good leadership. फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी थे, अच्छी लीडरशिप भी नहीं थी. उसने कंपेल किया पेशवाज ऑफ मराठा एंड एम्पायर टू टेक कंट्रोल ओवर द पावर ऑफ द स्टेट. नाउ जो पेशवाज थे उन्होंने रूल किया फ्रॉम दी 1712 till 1880 and the third battle of Panipat उसको भी लड़ा गया between the Maratha and the Afghans under the Ahmad Shah Abdadi. Now the Marathas lost the war. जो मराठास थे उन्होंने वॉर को हार लिया and it greatly weakened the power of पेशवा, जिसकी वजह से जो पेशवा की पावर थी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी क्योंकि अफगान्स ने उनको हरा दिया था. Now coming to what are the causes of Maratha failure. So बच्चों जो मेन causes थे behind the defeat of Marathas in the third battle of Panipat वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. जैसे कि पहली चीज तो उनकी फॉल्टी स्ट्रैटेजी थी वॉर की, जो कि अडॉप्ट किया था मराठास ने. लैक ऑफ सॉलिडरिटी हमें देखने को मिली अमंग द इंडियन रूलर्स. इन कॉन्ट्रास्ट जो अहमद शाह अब्दाली था उसने रिसीव किया सपोर्ट को ऑफ द ट्रेशियस इंडियन रूलर्स एंड नोबल्स who were united in their opposition to Marathas. और बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर्स थे, नोबल्स थे जो कि मराठा के अपोजिशन में खड़े थे, जिन्होंने हेल्प कर दी थी अहमद शाह की. दिस बैटल प्रूव डिजास्टरस फॉर द मराठा. और बच्चों ये जो बैटल था वो मराठा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टरस था क्योंकि दे नॉट ओनली सफर्ड ह्यूज लॉस, उनको बहुत ज़्यादा लॉस तो हुआ ही मैन का और मनी का, बल्कि उनका जो मोराल है वो भी बहुत बुरी तरीके से सफर हुआ. नाउ द मराठा डिफीट एट पानीपत अल्टीमेटली उसकी वजह से हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला ऑफ देयर वंस प्राउड एम्पायर. राइट, तो धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिला कि जो मराठा एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट होता चला गया. फिर आता है बच्चों राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. So soon after the decline of the central authority of Delhi, जो provinces है of अवध, बंगाल and मैसूर वो भी existence में आ चुके थे as a result of revolts of their governors. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की. तो बच्चों सादत खान उसको अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर ऑफ अवध इन 1722. वो बहुत ज्यादा केपेबल सोल्जर था एंड एबल रूलर भी हुआ करता था. He was succeeded by his son-in-law जिसका नाम था सफदरजंग and who was efficient administrator. और सफदरजंग बहुत ही efficient administrator हुआ करता था. वो नवाब बना ऑफ अवध का in 1739 and because of his valuable assistance and support वो क्या बनता चला गया, he became a close associate of मोहम्मद शाह who later made him the governor और कश्मीर. और बच्चों बाद में मोहम्मद शाह ने उसको क्या बना दिया, उसको गवर्नर बना दिया था कश्मीर का. During his last year of rule, Safdarjung gained complete control of the administrative machinery of the Mughal Empire. तो बच्चों हमें लास्ट ईयर ऑफ रूल में क्या देखने को मिला, जो सफदरजंग था उसने कंप्लीट कंट्रोल गेन कर लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ऑफ द मुगल एम्पायर. हाउएवर जो कोर्ट की पॉलिटिक्स होती है इट प्रिवेंटेड हिम फॉर टेकिंग फुल कंट्रोल एंड ही वाज डिसमिस्ड. उसको डिसमिस कर दिया गया 1753 में एंड वो रिटर्न हुआ अवध की तरफ एंड डाइड हुआ इन 1754. उसका जो बेटा है जिसका नाम था सुजाउद्दौला उसने उसको सक्सीड किया एंड सुजाउद्दौला उसने रूल किया एंड विटनेस किया सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंजेस को एंड ही डाइड इन 1775 एज वेल एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन असफुद्दौला. फिर हम बात करेंगे बच्चों बंगाल की. सो एट औरंगजेब डेथ जो मुर्शिद कुली खान था
he was in charge of the province of Bengal, and in 1717 जो emperor था फारुखशियार, he made him the governor of Bengal। और बच्चों फारुखशियार ने क्या किया, उसको गवर्नर बना दिया था बंगाल का। This was just a face saving device because जो मुर्शिद कुली खान था he behaved as an independent ruler, क्योंकि क्या करता था ये एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह बिहेव करता था, which is owed by nominal allegiance to the Mughal emperor। Under him the province फ्लरिश। तो बच्चों उसके अंडर जो भी प्रोविंस था वो फ्लरिश हुआ काफी ज्यादा, और उसने हेल्प भी किया, प्रमोट भी किया ग्रोथ ऑफ ट्रेड को, एंड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग प्रोस्पेरिटी, और वो ढेर सारी प्रोस्पेरिटी को भी लेके आया टू द रीजन। सो बच्चों आफ्टर हिज डेथ जो कि हुई थी 1727 में, उसको सक्सीड किया था उसके सन इन लॉ ने, जिसका नाम था सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, एंड उसने इम्प्रूव किया एडमिनिस्ट्रेशन को एंड रिस्टोर भी किया था स्टेट के फाइनेंसेस को। बट उसके वॉइसेस की वजह से जो पावर थी वो उसके हाथ से स्लिप होती चली गई, और पावर किसके पास चली गई, हाजी अहमद आलमचंद एंड जगत सेठ के पास चली गई। नाउ जो सुजाउद्दीन था बच्चों वो डाइड हुआ कब बच्चों, 1739 में, एंड उसका जो बेटा था विच इज ऑल्सो नोन एज सरफराज खान, वो क्या बन गया बच्चों, वो नेक्स्ट रूलर बन गया। बट ही ऑल्सो नेग्लेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को काफी बुरी तरीके से नेग्लेक्ट किया। फाइनली जो ब्रदर था बच्चों किसका, हाजी अहमद का, एंड अली वर्दी खान का द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द बंगाल बन गया, एंड उसने क्या किया, उसने कैप्चर कर लिया सीट ऑफ बंगाल इन 1740। सरफराज खान उसको डिफीट कर दिया गया एंड उसको मार दिया गया बैटल में। नाउ अली वर्दी खान वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो काफी ज्यादा एबल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था, एंड ही डाइड इन 1756 एंड ही वाज सक्सीडेड बाय दी हिज ग्रैंडसन जिनका नाम था सिराजुद्दौला। सो बच्चों सिराजुद्दौला उसने स्टार्ट किया सप्रेसिंग किया अपने एनिमीज को, एंड आफ्टर कमिंग टू दी पावर, सो बच्चों जैसे ही पावर में आया वो उसने अपने सारे दुश्मनों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, एंड ही रूल्ड फॉर लिटिल ओवर 1 ईयर, और उसने 1 साल तक रूल भी किया। बट इन दैट पीरियड ही हैड टू डील विद द एनिमीज फ्रॉम विद इन द फैमिली एज वेल, लेकिन उस टाइम पे जो एनिमीज थे वो उनके खुद की फैमिली के थे, एज वेल एज आउटसाइड जो एनिमीज थे उनसे भी उन्हें डील करना पड़ा। Then we have Hyderabad. So बच्चों the independent state of Hyderabad in Deccan, it was founded by Chin Kulij Khan, who was made the governor of the 6th state of the Deccan by the emperor Farrukhsiyar। तो बच्चों चीन कुलिज खान कौन थे, उनको गवर्नर बनाया गया था 6 स्टेट्स का ऑफ द दक्कन, और किसने बनाया था, फारुखशियार ने बनाया था। लेटर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हैदराबाद को इन 1725। उसने फेस किया बहुत ही ग्रेटेस्ट चैलेंज को फ्रॉम द मराठा अंडर द लीडरशिप ऑफ पेशवा बाजी राव फर्स्ट। नाउ द मराठास वर डिटरमिन्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस, जितने भी मराठास थे वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड थे कि कैसे टैक्सेस को कलेक्ट करना है, एंड दे कॉल्ड चौथ एंड सरदेश मुखी फ्रॉम द 6th state of Deccan, but the Nizam which is the Chin Kulij Khan refused to pay them, but उन्होंने उनको पे करना मना कर दिया कि मैं पे नहीं करूंगा। He tried to divide the Marathas, उन्होंने काफी ट्राई किया कि वो मराठा को डिवाइड करे, एंड उनके खिलाफ क्या लड़े, वॉर्स भी लड़े। Then Chin Kulij Khan, he died in 1748 and he was considered to be the most capable ruler of the Deccan। और बच्चों उनको कंसिडर किया जाता है कि वो कौन थे, मोस्ट केपेबल रूलर थे दक्कन के, एंड ही फाउंडेड दी असफजाही डायनेस्टी इन द दक्कन आफ्टर हिज डेथ। जो कंफ्यूजन था बच्चों वो उस रीजन में काफी ज्यादा रहा, विच वॉज फॉलोड बाय द यूजुअल स्ट्रगल फॉर द थ्रोन, मतलब कि कौन अब गद्दी पे बैठेगा, इसका स्ट्रगल हमें फिर भी देखने को मिला। बाय दिस टाइम जो फॉरेन पावर्स थे जैसे कि ब्रिटिश एंड द फ्रेंच वो भी एक्सटेंड हो रहे थे, और वो अपने इन्फ्लुएंस को और ज्यादा वाइडर कर रहे थे। द इंटरफेरेंस ऑफ द मराठास इन दक्कन पॉलिटिक्स, एंड जो राइज हुआ मैसूर अंडर हैदर अली, उसने क्रिएट किया फर्दर ट्रबल्स को फॉर द रूलर्स ऑफ हैदराबाद। आफ्टर सेवरल वॉर्स ऑफ सक्सेशन जो निजाम अली है विच इज द 4th सन ऑफ द फर्स्ट निजाम, उसने असेंड कर लिया थ्रोन को इन 1763, एंड 15 years आफ्टर द फादर डेथ, राइट, ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 years, उसने 40 साल तक के लिए रूल किया, एंड प्रोटेक्ट भी किया दक्कन को फ्रॉम द अटैक ऑफ मराठास एंड टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। देन कमिंग टू मैसूर, सो बच्चों मैसूर एक टाइम पे पार्ट हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का, एंड इन द 18th सेंचुरी इसको रूल किया किसने बच्चों, चिक्का कृष्णा राज ने। बट उनके जो 2 मिनिस्टर थे जिनका नाम था नंजाराज एंड देवराज, दे सर्व पावर रिड्यूसिंग हिम टू अ मेयर पपेट, उन्होंने क्या किया, उसका पावर ले लिया और उसको एक पपेट बना दिया। मैसूर गॉट इन्वॉल्व इन नंबर्स ऑफ वॉर्स, और मैसूर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है वॉर्स में विद द नेबरिंग स्टेट अंडर द कमांडर हैदर अली, एंड इन 1761 आफ्टर द डेथ ऑफ
नंजा राज उसने क्या किया, स्टैब्लिश कर लिया अपनी अथॉरिटी को ओवर द किंगडम एंड वो सुल्तान बन गया। ही प्रूव टू बी वेरी केपेबल रूलर, उसने ये प्रूव भी किया कि वो बहुत ज्यादा केपेबल रूलर हैं। एंड उसने रिकॉग्नाइज किया मैसूर आर्मी को एंड ट्रेंड भी किया इट ऑन यूरोपियन लाइंस। सून जो हैदर अली था वो बहुत ही पावरफुल आर्मी उसने बनाया एंड ही मेड मैसूर फोर्स टू बी रेकन विद। he expanded the territory of Mysore, उसने क्या किया, expand किया मैसूर की टेरिटरी को, but he had to be contended with the Marathas and the Nizam while expanding his kingdom in Deccan, and he was succeeded by his son Tipu Sultan. देन हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की, तो 1782 टिल 1799 हमें देखने को मिले एंड ही वाज बोर्न फाइटर लाइक हिज फादर, और बच्चों वो भी फाइटर थे एकदम अपने पिता की तरह। अ विजनरी, ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स टू वेस्टर्नाइज हिज आर्मी, और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो अपनी आर्मी को वेस्टर्नाइज कर पाए एंड बिल्ड कर पाए अपनी आर्मी को एक मॉडर्न नेवी की तरह। ही सेंड ट्रेड मिशंस, वो ट्रेड मिशंस में भेजा करते थे टू मेनी कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया एंड यूरोप। एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम को एंड अ न्यू कैलेंडर सिस्टम को। उसके अलावा ही अंडरटुक मेनी रिफॉर्म्स ताकि वो इम्प्रूव कर पाए कंडीशंस ऑफ द पीपल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एज वेल। उनकी जो इकोनॉमिक मेजर्स थी उन्होंने हेल्प किया मैसूर को टू द मेल ग्रेट प्रोग्रेस। नाउ ही डाइड वाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, तो जिस टाइम पे वो लोग फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को लड़ रहे थे विच इज इन 1799, उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस, तो बच्चों एग्रीकल्चर उस टाइम पे मेन सोर्स हुआ करता था लाइवलीहुड का फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जबकि जो लैंड रेवेन्यू था वो मेन सोर्स हुआ करता था इनकम का ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अगर हम देखें इन द एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम, जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो पे करे हैवी टैक्सेस को। इवन इन द नेचुरल कैलेमिटी उनको रिलीफ नहीं दिया जाता था from the state, and the method of cultivation they remained the same as they had been for centuries, और जो मेथड ऑफ कल्टीवेशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था, जो भी सेंचुरीज से मेथड चले आ रहे थे लोग उन्हीं मेथड को यूज करते थे कल्टीवेशन करने के लिए। नाइदर द स्टेट नॉर द पीजेंट्स, उन्होंने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो इंट्रोड्यूस करें नए नए एग्रीकल्चर इनोवेशंस को, इसी वजह से वो पुराने कल्चर को ही फॉलो कर रहे थे। इन सम स्टेट जैसे कि आपके बंगाल, अवध, ये प्रोग्रेसिव रूलर्स के स्टेट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कुछ मेजर्स को ताकि वो इम्प्रूव कर पाए कंडीशंस ऑफ द पीजेंट्री। Then we have our next topic जो कि है trade and commerce. So trade was an important economic activity in the 18th century. 18th century में जो trade था बच्चों वो बहुत एक important economic activity हुआ करता था, and जो यूरोपियन traders थे उन्होंने establish भी किया था trading outpost को along the eastern and the western coast of India. जितने भी Indian rulers थे they did nothing to discourage the French and English traders who formed to bulk of this community. Single फॉरेन ट्रेड yield rich revenues to the state, और बच्चों जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना तो डिस्करेज किया फ्रेंच को ना ही इंग्लिश ट्रेडर्स को, जो कि क्या कर रहे थे, धीरे धीरे फॉर्म हो रहे थे बल्क में। कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड ओपियम, ये बच्चों मेन ऑब्जेक्ट्स थे या फिर मेन चीजें थी जो कि एक्सपोर्ट की जाती थी। नाउ वाइल द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जो सेंटर से ट्रेड के एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के वो भी शिफ्ट होते चले गए न्यू पॉलिटिकल सेंटर्स के अंदर। मीनवाइल अगर हम देखें रूरल इकोनॉमी को, उसने सफर किया है ड्यू टू द फ्रीक्वेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, क्योंकि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस थी वो बहुत ज्यादा थी, उस वजह से रूरल की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश has stemmed his process and devastated the country economy। तो बच्चों जो भी ब्रिटिश ने क्या किया, इन्वेजन किया, राइट, जो भी चीजें उन्होंने करी उसकी वजह से हमें हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेविस्टेशन हमें देखने को मिला। देन कमिंग टू द टाइमलाइन, तो यहाँ पे आपको टाइमलाइन दी हुई है, जैसे कि 1707 में डेथ हुआ था औरंगजेब का, 1707 में आपको राइन देखने को मिला था बहादुर शाह फर्स्ट का, 1712 में डेथ हुआ था बहादुर शाह फर्स्ट का, 1720 में मोहम्मद शाह एम्पायर बन गए थे, 1724 में स्टेट ऑफ हैदराबाद को फाउंड किया गया था, एंड 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, 1747 में डेथ हुआ था आपके नादिर शाह का, 1748 में अहमद शाह अब्दुल फर्स्ट इन्वेजन किया था उन्होंने, फिर 1750 में सेकेंड इन्वेजन किया, 1753 में थर्ड इन्वेजन किया,
उसके अलावा 1756 में अहमद शाह अब्दाली फोर्थ इन्वेजन हमें देखने को मिला। 1759 में फिफ्थ इन्वेजन देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा इन्वेजन हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिला। उसके अलावा 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर हमें देखने को मिला, राइट। 1769 में फर्स्ट मैसूर वॉर हुआ। 1780 टिल 84 में हमें सेकंड मैसूर वॉर देखने को मिला। 1782 में डेथ हुआ किसका बच्चों, हैदर अली का। 1790 टिल 92 हमें थर्ड मैसूर वॉर देखने को मिला। और 1799 में हमें फोर्थ मैसूर वॉर विच इज द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान में हमें देखने को मिला। तो ये सारी टाइमलाइंस है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पे आपको डू यू नो दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो मोहम्मद शाह थे वो बहुत ही ग्रेट पैटर्न हुआ करते थे आर्ट्स के, जिसमें इंक्लूड होते हैं म्यूजिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स। एंड हिज पेट नेम वाज सदा रंगीला। और उनके पेट का नाम क्या था बच्चों, सदा रंगीला हुआ करता था, जिसका मतलब होता है एवर जॉयसेस, राइट, जो कि हमेशा जॉय के साथ रहता है, खुशी खुशी रहता है, उसी का मतलब होता है सदा रंगीला। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।